कहानी जनतंत्र की। जी हाँ, कहानी जनतंत्र के श्रृंखला के तीसरे एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक हमने जिक्र किया, याद कीजिए, हमने एथेंस से शुरुआत किया था जनतंत्र का और वैशाली पहुंचे थे अपने वैशाली गणतंत्र तक। दूसरे एपिसोड में हमने जिक्र किया संविधान सभा के माध्यम से हमारे राष्ट्र नायकों द्वारा कैसे आधारशिला रखी गई जनतांत्रिक मूल्यों की। 545 लोकसभा के सदस्य, 245 राज्यसभा के सदस्य, 4100 विधायक, इन नुमाइंदगियों के जरिए हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के माध्यम से पिछले लगभग 7 दशकों में सफलतापूर्वक अपने लोकतंत्र को मूर्त रूप प्रदान करते आए हैं। जैसा कि हमने जिक्र किया था, मई 1952 में भारतवर्ष के पूर्णकालिक शासन के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जनादेश प्राप्त होता है और प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू शपथ लेते हैं। जी हाँ, पीछे जो भव्य इमारत दिखाई दे रही है, यह लुटियंस की दिल्ली का कहा जाता है। लुटियंस की दिल्ली का यह साउथ ब्लॉक है, बाईं तरफ नॉर्थ ब्लॉक है और सामने भारत गणराज्य के प्रधान माननीय राष्ट्रपति जी बैठा करते थे। राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू से लेके माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी का आसन है। यह स्थान यह सुनिश्चित करता है कि भारत का गणराज्य इस जगह पे सत्यमेव जयते शोक स्तंभ के प्रारंभ में हमेशा निष्पात खड़ा है। प्रधानमंत्री नेहरू ने शपथ लेने के बाद अपनी जो सरकार बनाई थी उसमें न सिर्फ कांग्रेस के लोग थे, अपितु वे तमाम लोग जो भारतवर्ष की आज़ादी के आग्रही थे, जिन्होंने अपने खून पसीनों से सींचने का काम किया था, उन सबको लाने का काम किया था। चाहे बाबा साहेब अम्बेडकर हो, चाहे सरदार बलदेव सिंह हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हो। अर्थात नेहरू का मंतव्य था कि आज़ादी भारतवर्ष को मिली है, किसी पार्टी विशेष को नहीं मिली है। बहरहाल अब आते हैं प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू होने का क्या मतलब था। नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में हुआ था। मोतीलाल नेहरू आपके पिता थे, स्वरूप रानी देवी आपकी मां थी। प्रधानमंत्री नेहरू की शिक्षा दीक्षा ब्रिटेन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज में हुई थी, जहां से आपने ग्रेजुएशन और कालांतर में बैरिस्टर की पढ़ाई की। नेहरू एक सिर्फ राजनेता नहीं थे, आप एक बहुत बड़े साहित्यकार, एक राजनीतिकार, एक फ्रीडम फाइटर थे। आपने अपने जीवन में 4 महान रचनाएं की हैं: डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारतीय खोज, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास की झलक, लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू अ डॉटर, पिता का पत्र पुत्री के नाम, और चौथी महत्वपूर्ण किताब है एन ऑटोबायोग्राफी, अपनी आत्मकथा। नेहरू प्रधानमंत्री बनने के बाद, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि संविधान सभा के जो मूल्य स्थापित किए गए थे, जो उद्देश्य प्रस्ताव स्थापित किए गए थे, उसमें नेहरू के जीवन पे जो फेबियन सोशलिज्म, समाजवाद का जो असर था, जो छात्र दिनों का जो असर था, उसे उन्होंने संविधान में, चाहे वह नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से हो, चाहे मूल अधिकारों के माध्यम से हो, उसे स्थापित करने का कार्य किया था। अब आते हैं कि जब देश को आज़ादी मिली, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जब पदासीन थे, तो उन्होंने यह महसूस किया कि इस देश को फिर से एक बार रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है, चाहे वह आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, शैक्षणिक और सांस्कृतिक रूप से हो। इस कड़ी में आपने भारतवर्ष के लिए बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थाएं, IITs, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, IIM,
बाल भवन, एनसीईआरटी, एनबीटी, साहित्य अकादमी, संस्कृत अकादमी, ललित कला अकादमी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का गठन किया, क्योंकि आप जानते थे कि आने वाली पीढ़ियों को अगर सशक्त करना है, जैसा कि अकबर इलाहाबादी का एक शेर भी है, न तीर निकालो न तलवार निकालो, मुकाबले तोप हो तो अखबार निकालो। अर्थात हमारा मुकाबला तीर से हो। ज्ञात हो कि तीर एंशिएंट एरा को रिप्रेजेंट करता है, हमारा मुकाबला तलवार से हो। तलवार मेडाइवल युग, मध्यकालीन दुनिया को रिप्रेजेंट करता है। चाहे हमारी लड़ाई तोप से हो, अर्थात आधुनिक हथियारों से हो, जैसा कि अभी तालिबान में देखा जा रहा है, हम तीर तलवार और तोप का जवाब अखबार से देंगे, साहित्य से देंगे, दर्शन से देंगे। तो नेहरू जी ने एश्योर किया कि आने वाली पीढ़ियां इतनी सक्षम, इतनी सशक्त, इतना इनेबल और बौद्धिक रूप से इतना इनरिच हो सके, ताकि भारत की जो शास्त्रार्थ की परंपरा थी, डिस्कोर्स, डिबेट की जो परंपरा थी, उससे सामने हम अपने आप को प्रदर्शित कर सके, प्रस्फुटित कर सके। अब हुआ कि भारतवर्ष को चलाने के लिए एक मैकेनिज्म होना चाहिए, एक अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। नेहरू जी ने इसके लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का चयन किया, मिक्स्ड इकोनॉमी। जी हाँ, समाजवाद और पूंजीवाद के बीच का रास्ता हमने तय किया, क्योंकि भारत शुरू से ही, हमने जिक्र किया वैशाली का, गौतम बुद्ध का, तो भारत की एक परंपरा रही है, हम हमेशा मध्य मार्ग को फॉलो करते हैं। महाजने इन गतो सपंथ, जिस पथ पे बड़े लोग जाते हैं हम उस रास्ते को स्वीकार करते हैं। नेहरू जी ने इसी को ध्येय बनाकर बुद्ध के बताए मध्य मार्ग के रास्तों को अंगीकार किया, और हमने मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग का गठन किया। जी हाँ, योजना आयोग का गठन कायदे से 15 मार्च 1950 को हुआ था, लेकिन एक ज्ञात तथ्य है कि वर्ष 1938 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कमेटी ने प्रधानमंत्री नेहरू की अध्यक्षता में एक प्लानिंग बोर्ड का गठन किया था, और नेहरू जी ने 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में ही यह सुनिश्चित कर लिया था कि आने वाले समय में जब हम स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर सामने आएंगे तो हमारा स्ट्रक्चर प्लान तरीके से होगा। उसी के उपरांत हमने ट्रिकल डाउन थ्योरी को अपने अर्थव्यवस्था का बुनियाद माना, जिसको कि हार्वर्ड मॉडल बोलते हैं। अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी था कि हमारे देश में आयरन एवं स्टील के प्लांट हो। इस कड़ी में राउरकेला, भिलाई, सिंदरी, बोकारो में बड़े बड़े प्लांट लगाए गए, बड़े बड़े डैम्स बनाए गए, और जानकर खुशी होती है कि प्रधानमंत्री नेहरू ने उस समय भाखड़ा डांगल डैम के निर्माण के समय कहा था, ये जो बड़े बड़े डैम्स बन रहे हैं, बड़े बड़े वैलीज बन रहे हैं, परियोजनाएं बन रही हैं, ये आधुनिक भारत के मंदिर और मस्जिद हैं। अर्थात ये आधुनिक भारत के सबसे बड़े पूजनीय स्थल अगर कोई है तो ये जो संस्थाएं हैं, ये जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें रोजगार देंगे। हम जिस भारत माता को साक्षी मानकर शासन भारत का कर रहे थे पंडित जी, उसके लिए उन्होंने अंतिम व्यक्ति को, गांधी जी के अंतिम व्यक्ति को साध्य मानकर एक सुनिश्चित किया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के माध्यम से, बड़े बड़े प्लांट के माध्यम से इस देश के लोगों को अंतिम व्यक्ति तक के हाथों को काम दिया जा सके। इसी कड़ी में आपने 3 महान योजनाओं की शुरुआत की। आपने किसानी के माध्यम से फार्मर्स के लिए बड़े बड़े योजनाएं लागू की, सिंचाई के कार्यक्रम स्थापित किए। सहकारिता आपके एजेंडे का केंद्र बिंदु था। कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन किया गया। यह अच्छी बात है।
जबकि वर्ष 2012 में संविधान के 97वां संशोधन द्वारा सहकारिता को संवैधानिक मान्यता प्रदान किया गया और अब विगत दिनों इसी वर्ष सहकारिता मंत्रालय का गठन करके नेहरू जी की विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। इससे भी बड़ी एक निर्णायक कार्यक्रम जिसकी बुनियाद पंडित जी ने रखी थी उसे हम कहते हैं पंचायती राज कार्यक्रम। जी हाँ, वैसे तो पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से शुरू हो गई थी, लेकिन इसकी आधारशिला रखी गई थी 2 अक्टूबर 1952 को, जब दिल्ली के अलीपुर में नरेला गांव के पास प्रधानमंत्री नेहरू ने खुद अपने हाथ से फावड़ा चलाकर इस देश के सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की थी। कालांतर में पंचायती राज को 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक मान्यता प्रदान किया गया और आज इतिहास गवाह है कि भारत के लगभग 35 लाख जनप्रतिनिधि स्थानीय स्वशासन के जरिए स्थानीय स्वशासन के प्रतिनिधि के रूप में भारत के गांव, कस्बे, वार्ड, शहरी निकाय के माध्यम से एक देश में हम जो जनतंत्र की कहानी कह रहे हैं उस जनतंत्र की कहानी अगर आज तृणमूल स्तर पे पहुंच चुकी है, ग्रामीण स्तर पे पहुंच चुकी है, एक व्यक्ति जो जिसकी आर्थिक स्थिति भले ही कितनी भी दयनीय हो, लेकिन इस डेमोक्रेसी में, इस जनतंत्र में स्थानीय निकाय से लेकर संसद तक जाने का परिकल्पना कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने इसका प्रारूप रख दिया था। बहरहाल पंडित नेहरू जी ने देश की राष्ट्रीय नीति के रूप में मिश्रित अर्थव्यवस्था, योजना आयोग, पंचायती राज, सहकारिता को तो रखा ही। नेहरू चूंकि दुनिया भर के राजनीति का अध्ययन करते थे, इसलिए नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दुनिया को महान योगदान दिया है और इसके लिए नेहरू के 3 कार्यक्रम का जिक्र करना नितांत आवश्यक है। वे 3 कार्यक्रम हैं पंचशील। अप्रैल 1954 में प्रधानमंत्री नेहरू जी ने 5 नीतियों के माध्यम से यह सुनिश्चित करने का काम किया था कि भारतवर्ष का संबंध, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 51 में जिक्र किया गया है, कि आलोक में हमारा संबंध कैसा रहेगा। कालांतर में जैसा कि ज्ञात है, जब हमें आज़ादी मिली थी उस समय दुनिया विश्व के 2 ध्रुवों संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत गणराज्य रूस के बीच शीत युद्ध का सामना कर रहा था। पंडित नेहरू ने 9 स्वतंत्र राष्ट्रों की अगुवाई करते हुए नेम की परिकल्पना की, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। जी हाँ, गुट निरपेक्ष आंदोलन। उस समय मिस्र के कर्नल नासिर, यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो, घाना के क्वामे नक्रुमा एवं इंडोनेशिया के सुकर्नो के माध्यम से के साथ मिलकर पंडित नेहरू ने गुट निरपेक्ष आंदोलन की बुनियाद रखी, जिसका सम्मेलन वर्ष 1983 में दिल्ली में भी संपन्न हुआ था और इसके माध्यम से कहा, उन्होंने सुनिश्चित किया कि नहीं, भारत किसी भी राष्ट्र, किसी भी दुनिया के स्वयंभू दावेदार के नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर सकता है। वह अपनी ऐतिहासिक विरासत के रूप को अमली जामा पहनाते हुए अपनी विरासत खुद गढ़ने का काम करेगा, बाकी सब इतिहास है। यहाँ तक कि नेहरू ने कॉमनवेल्थ, राष्ट्रमंडल के जो देश हैं, उनके विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यहाँ तक कि नेहरू ने एश्योर किया कि 24 अक्टूबर 1945 को जब संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ, उस समय भारत स्वतंत्र राष्ट्र नहीं था, लेकिन यह पंडित नेहरू का स्टेट्समैनशिप था जो सुनिश्चित करता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 50 संस्थापक सदस्य राष्ट्रों में से एक भारत होगा। बाकी सब इतिहास है। नेहरू के बारे में कहा जाता है कि आप अगर एक राजनेता नहीं होते तो आप एक बहुत बड़े साहित्यकार होते, एक दार्शनिक होते, जैसा कि कई लोगों ने कहा है। नेहरू का एक सबसे बड़ा योगदान यह था कि आपने दुनिया के अन्य देश के
राष्ट्राध्यक्षों एवं शासनाध्यक्षों के इतर यह सुनिश्चित किया कि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद चुनाव हो और यह चुनाव सार्थकता पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक संपन्न भी हुआ। नेहरू ने अपने पद का इस्तेमाल संविधान की आत्मा के नेतृत्व में किया। आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, हम लोग कम्युनिज्म पढ़ते हैं, कम्युनिस्ट सिस्टम पढ़ते हैं, रसिया से लेकर चाइना तक, लेकिन यह गौर करने वाली बात है और भारत के लिए फख्र की बात है कि भारत वह देश है जिसमें वर्ष 1950 के दशक में 57-59 में दुनिया की पहली इलेक्टेड डेमोक्रेटिक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार भारत के केरला राज्य में EMS नंबूपराद की अध्यक्षता में बनती है। अर्थात नेहरू किसी भी विचार का स्वागत करते थे। इट इज़ द आइडिया व्हिच रूल्स द वर्ल्ड। दुनिया में विचारों का शासन होता है, यह काम नेहरू ने स्थापित किया। विचार कोई भी हो, दर्शन कोई भी हो, आप आइडिया लेकर आइए और भारत के राष्ट्र निर्माण में सहयोग कीजिए। बस चलते चलते एक बात और बताना का जिक्र करना चाहूँगा। नेहरू के देहावसान के बाद 27 मई 1964 को नेहरू जी का देहावसान होता है। उन्हें के बारे में महान साहित्यकार हरिवंश राय बच्चन ने अपनी जीवनी में लिखा है कि जब नेहरू जी की अस्थियों को दिल्ली से इलाहाबाद ले जाया जा रहा था संगम पे, तो जिस ट्रेन से जा रही थी उनकी अस्थि, उस ट्रेन को प्रत्येक स्टेशन पे हजारों लाखों लोग घेर लिया करते थे। और हरिवंश राय बच्चन ने जिक्र किया है, मुझे जीते जी पता नहीं चला कि नेहरू में शक्ति कितनी है, आज पता चला कि नेहरू के राख में भी चुंबक से अधिक शक्ति हो सकती है। और शायद यही कारण था, यही लोकप्रियता थी कि कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने आपको ऋतुराज कहा था, जो प्रत्येक ऋतु का राजा था।